हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी राजपूत। और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको NCERT हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि राज्य, राजा और प्राचीन गणतंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। बहुत ही छोटी वीडियो है और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा इसे। तो चलो पढ़ते हैं। इस का जो नाम है, नाम के अनुसार ही इसमें बताया गया है, यानी कि राज्य। तो उस समय राज्य कैसे होते थे, कैसे शासन करते थे राजा, ठीक है, कैसे उनके गणतंत्र राज्य होते थे, यानी कि उनकी वोटिंग कैसे होती, मतदान कैसे होते थे, वो कैसे अपने राज्य को चुनते थे, तो इसके बारे में बताया गया है। चलो पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 3000 वर्ष पहले जब राजाओं का चुनाव होता था तो वो राजा कैसे बनते थे, यानी कि चुनाव नहीं होता था, राजा यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हाई लेवल के यज्ञ करते थे। उसमें अन्य राज्यों के जो राजा थे वो आते थे और उन्हें एक तरीके से वोट करते थे कि हाँ आप राजा बन सकते हो, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ इस बात का सूचक है। जो अश्वमेध यज्ञ है वो भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने मैसेज छोड़ा था एक घोड़े के द्वारा, और जिसने उनका मैसेज एक्सेप्ट कर लिया वो उनके अधीन रहे और यज्ञ के समय पर जाकर उन्हें अभिनंदन किया उनका और उन्हें उपहार वगैरह दिए। तो पहले राजा इस तरीके से होते थे, यानी कि राजा जब घोषित किया जाता था तो पहले वो यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऋग्वेद के बाद रचे गए, ठीक है। ऋग्वेद के जो बाद रचे गए जितने भी वेद थे वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। और ये कहाँ इनकी रचना हुई, इनकी गंगा और यमुना के किनारे के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से उनकी रचना मानी जाती है, यानी कि उन क्षेत्रों से उनकी रचना मानी जाती है, वहाँ पर रचे गए थे। और सबसे मेन पॉइंट ये है इसके बारे में कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि त्रिवेद भी होते हैं। अब आप कहोगे त्रिवेद कौन से थे? त्रिवेद थे जिसमें अर्थवेद सम्मिलित नहीं था, यानी कि अर्थवेद शामिल नहीं था। पहले 3 वेद, और याद करने का तरीका कैसा है उनका? रस्या। मैंने बताया था ना उस दिन कि जो आप याद करोगे ना उनको वेदों को, तो रस्से से याद कर लेना। आर से क्या होगा? ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अर्थवेद, ठीक है। तो त्रिवेद में क्या था? त्रिवेद में तो अर्थवेद शामिल नहीं था, और उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन शामिल नहीं था? ऋग्वेद शामिल नहीं था। ये बात ध्यान रखना, आगे पीछे का ध्यान रखना कि त्रिवेद कौन से होते हैं और उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्ण। उस समय जो शासन था, पुराने समय में, प्राचीन समय में जो शासन था वो उसमें जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, यानी कि 4 कैटेगरीज थी उसमें। जो पहली थी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को बहुत ही उच्च दर्जा मिला हुआ था, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें बहुत ही सम्मानीय या पूजनीय माना जाता था। और उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था पूजा पाठ करना, यज्ञ करना। उसके बाद आया क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और शासन करना, यानी कि राजा बनना, ठीक। तीसरा है वैश्य। वैश्य का काम था व्यापार करना, बिजनेस। और शूद्र का काम था निम्न जो काम थे, जो छोटे काम थे, जैसे लोहार है या चमड़े का काम है, ये सब कौन करते थे? शूद्र करते थे। और एक मेन पॉइंट और है कि शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। यज्ञ सिर्फ 2 ही कर सकते थे, एक तो क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण तो यज्ञ करते थे और क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते थे, यानी कि वो मीडियम थे यज्ञ करने का। कौन? ब्राह्मण, पुरोहित। नेक्स्ट हमारा है कि जनपद। उसके बाद जो शासन था उसमें बदलाव आया समय के हिसाब से। पहले राज्य बहुत बड़ी बड़ी सीमा तक हुआ करते थे, उनके जो दायरे थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा और जो राज्य थे वो बड़े ना होकर छोटे छोटे जनपदों में बट गए। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बसने की जगह, यानी कि पहले जो जनपद थे वो छोटे छोटे हुआ करते थे, उनके अपने अपने राजा होते थे। और जब कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि जिनकी शक्तियाँ कुछ बढ़ गई, व्यापार की दृष्टि से भी, पैसे की दृष्टि से भी, या सेना की दृष्टि जैसे भी, तो वो क्या करने लगे? वो महाजनपद में परिवर्तित हो गए, ठीक है, यानी कि जनपद के आगे महा और लग गया।
तो महाजनपद बन गए। जो महाजनपद थे उन्होंने क्या किया, कुछ महाजनपदों ने राजधानियाँ बनानी शुरू कर दी। जब राजधानियाँ बनानी शुरू कर दी तो किलेबंदी शुरू हो गई। और किलेबंदी क्यों शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें और अन्य आक्रमणों से, बाहरी आक्रमणों से डर था। उसके लिए वो किलेबंदी भी करवाने लगे और सेना भी रखने लगे अपनी सुरक्षा के लिए। अब उनके खर्चे बढ़ गए। अब वो खर्चे कैसे उन्होंने अपने पूरे करे, वो उस समय के राजा, जो महाजनपद के राजा थे, वो जनता से कर वसूलने लगे। कैसे, जो उस समय की जो जनता थी अधिकांश कौन थी, किसान थी। किसान जो लोग थे वो अक्सर खेती बाड़ी किया करते, तो उससे अपनी जो फसल का 1/6वां भाग, ठीक है, 1/6 भाग अपना किसे देने लगे, कर के रूप में देने लगे राजा को। और दूसरा, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे लोहार है, सुनार है और बुनकर हैं, कमकार, ये क्या करते थे कि अपना महीने का एक दिन, 1 वर्किंग डे अपना कहाँ देने लगे, महल में जाकर या राजा के पास जाकर अपना वर्किंग डे देने लगे थे। यानी कि वो अपना पूरे महीने में एक दिन जाते थे और अपने राजा का काम फ्री में करते थे, उनसे कोई पैसा नहीं लेते थे, तो वो उनके कर के रूप में था। नेक्स्ट है कि एक बात और, जो किसान कर देते थे उसको कहते थे भाग। क्या कहा जाता है उसे, भाग कहा जाता है, भाग। ये बात ध्यान रखना, कर मत बोल देना उसे। जो किसान कर के रूप में देते थे उसे क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। और तीसरा था कि जो व्यापारी थे वो अपने व्यापार करते थे राज्य में आना जाना, तो उन पे कर लगता था, तो उस तरीके से वो कर लेते थे। क्योंकि उन्हें कर की ज़रूरत राजाओं और महाराजाओं को इसलिए पड़ी कि वो जनता के लिए, और फिर जब वो किले बनवाते थे उसके लिए पत्थर, लकड़ी और मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। और सबसे मेन बात, जब वो अपने पास सेना रखने लगे तो सेना को पालने के लिए, यानी कि सेना को वेतन देना पड़ता था अपने पास रखने के लिए, तो वो वेतन भी किसके रूप में लेने लगे, बाहर से, मतलब कि कर के रूप में जनता से लेने लगे। ठीक है, तो कर तब से स्टार्ट हुआ। 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश लोग किसान थे, तो मैं करवा चुकी हूँ। 200 साल के भीतर मगध सबसे अच्छा श्रमशाली, यानी कि श्रमद राज्य बन गया या महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों, क्योंकि इसका एक रीज़न था कि उसके राज्य से 2 नदियाँ बहकर निकलती थी, 2 नदियाँ निकलती थी, एक तो सोन और एक गंगा नदी। अब उसे क्या बेनिफिट हुआ है इससे, उसे ये कि अगर नदियाँ जा रही हैं तो उसकी खेती अच्छी हो रही है, उपज अच्छी हो रही है, जंगल बन रहे हैं, जंगलों से लकड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं, औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं, और मेन कि नदियों द्वारा व्यापार करना, आना जाना आसान हो गया था, तो वो श्रमद और शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है, यही रीज़न था उसका, नदियों की वजह से पानी। और उस समय में कृषि में बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि पहले जो हल हुआ करता था, जो उसकी नोक होती थी आगे वाली, वो लकड़ी की होती थी, लेकिन उस समय में क्या किया उन्होंने, लकड़ी की ना करके लोहे की कर दी, क्योंकि लकड़ी की जो नोक होती थी हल की, वो कठोर मिट्टी को नहीं उखाड़ पाती थी, तो उन्होंने कृषि उपकरण में भी बदलाव लाने शुरू कर दिए। पहले वो बीज बखेर कर फसल उगाते थे, लेकिन जौ की फसल है, जो वैसी पौधे जिनकी बनती हैं, जिनकी पहले एक जगह उन्हें उपजाया जाता है, फिर बाद में खेत में अलग अलग जगह लगाया जाता है, उस तरीके से वो खेती करने लगे, तो मगध राज्य से ये शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मगध के जो शक्तिशाली शासक कौन रहे थे, एक बिम्बसार रहे थे और एक अजातशत्रु रहे थे। बिम्बसार और अजातशत्रु रहे थे। और राजगृह मगध की क्या रही थी, राजधानी, जो वर्तमान समय में क्या नाम है उसका, राजगीर। उसके बाद कुछ वर्षों तक तो राजगृह रही, यानी कि राजगीर राजधानी रही। उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि पटना। अब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ मगध का अब वर्तमान में नाम बिहार है, और मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना दूंगी पुराने नाम और नए नामों की। ठीक है, अब क्या है, पटना है राजधानी। नेक्स्ट है 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के जो राजा थे यानी किंग थे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, वो क्या करना चाहते थे, वो विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त की। और उसके बाद वो दक्षिण एशिया के कुछ राज्यों से मतलब युद्ध करके उन्हें जीत कर भारत की ओर बढ़ने लगे। भारत की ओर कहाँ से बढ़े, व्यास नदी की ओर से। तो उस दौरान उनकी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि उस समय जो भारत के जो इंडियन किंग्स थे वो काफ़ी सेना की दृष्टि से काफ़ी मजबूत थे। पैदल सेना थी उनके पास, और रथ वाली सेना थी और हाथी वाली सेना थी।
ठीक है, तो इस वजह से वो घबरा गए थे देखकर। और जो हमारा लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वज्जी राज्य। जो वज्जी राज्य है हमारा, जिसकी राजधानी वैशाली है, इसका जिक्र किसमें किया गया है? दीघ निकाय में। दीघ निकाय एक बौद्ध का ग्रंथ है, ध्यान रखना, दीघ निकाय बौद्ध का ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि इसका शासन उस समय बिल्कुल डिफरेंट था अन्य शासकों की अपेक्षा। इसमें क्या करते थे कि इसमें सभाएं होती थी और एक राजा ना होकर कई राजा होते थे, उनकी नियुक्तियां होती थी, लॉटरी डालते थे और नियुक्तियां करते थे। ठीक है, एक तरीके से वो पर्चियां डाल डाल के उनकी नियुक्तियां की जाती थी अलग अलग पदों के लिए। और जो बैठकें होती थी वो साल में, यानी कि 12 महीने में 40 बैठकें होती थी और काफ़ी मजबूत राज्य था। लेकिन 1500 साल बाद, 1500 साल तक तो काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपना राज्य मजबूत बना के रखा, लेकिन 1500 साल बाद गुप्त साम्राज्य से वो हार गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वज्जी राज्य कितने साल तक एक रहा, यानी कि किसी के अधीन नहीं रहा 1500 साल तक। उसके बाद किससे हारा? गुप्त साम्राज्य से। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी और कोई हमारा पॉइंट तो नहीं रहा है, बाकी मैंने सारा क्लियर कर दिया है और ये लेसन भी क्लियर हो गया है। इसमें बताया गया है राजा और उनके राज्य करने के तरीके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।